Hello guys, welcome to your YouTube channel. This is Pravesh and today we are talking about class 12th mathematics chapter number 10 vector algebra exercise number 10.2। तो स्टूडेंट जो इससे पिछला जो वीडियो लेक्चर जो हमारा रहा उसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्लस 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और उस एक्सरसाइज में हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो उसका सही जवाब दिया है राहुल बिश्नोई और सरोज बिश्नोई, ये दो व्यूअर हमारे। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा स्टूडेंट, उसमें एक लास्ट कंसेप्ट था हमारा कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर का जो हमारा टॉपिक था उसमें काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहे थे, व्हाट्सएप पर भी काफ़ी मैसेज आ रहे थे, तो उसे एक बार दोबारा देख लें फिर ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर क्या था कि सपोज कीजिए ये दो वेक्टर ले थे, कोई इसे मान लेते हैं ए वेक्टर और ये हो गया सपोज कीजिए कि कोई भी बी वेक्टर मान लिया जाए, ऐसे ये कोई हो गया बी वेक्टर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर में क्या था कि आप इन वेक्टर को उठा सकते हो जी पैरेलली, बिल्कुल पैरेलली उठाना है, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करना ना डायरेक्शन चेंज करनी। इसको हमने बड़े बारीकी से भी समझाया था, फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपका डाउट रह गया तो दोबारा देख लें। देखिए ये ए वेक्टर था, सपोज कीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर का है, तो मैं इसे 5 सेंटीमीटर का उठाकर कहीं भी रख सकता हूँ, इसके पैरेलल, इसी के खुद के पैरेलल उठाना है इसे। अब बच्चे कह रहे थे कि बी वेक्टर के पैरेलल उठाना है, बी वेक्टर के पैरेलल नहीं उठाना है। अगर इस ए वेक्टर को मुझे अगर कहीं ले जाना है तो इस ए वेक्टर को जो मैं पैरेलली कहीं भी ले जा सकता हूँ इस पेज पर। जैसे स्क्रीन वगैरह पर आपने पॉइंटर देखा हुआ, पॉइंटर पूरी स्क्रीन में घूमता है ना, वैसे ही इसे मैं इस पेज पर कहीं भी घुमा सकता हूँ। बस कंडीशन क्या है कि ये जो है इसके पैरेलली जाना चाहिए, इसके पैरेलली मैं इसे यहाँ भी ला सकता हूँ, यहाँ भी ले जाऊँ, ठीक है, इसको मैं ऊपर भी ले जाऊँ, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, इसको पैरेलली लाना है आपको इसके। तो मैं इस ए वेक्टर को यहाँ से मैं ऐसे पैरेलली उठाया, सपोज कीजिए मैं यहाँ ले आया, ये ए वेक्टर को मैं यहाँ ले आया। अगर ये 5 सेंटीमीटर का था तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ना तो मैंने डायरेक्शन चेंज करी स्टूडेंट, ना मैंने इनका मैग्नीट्यूड चेंज किया, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। फिर मैं क्या करूँगा जी, इस बी वेक्टर को उठा लिया और बी वेक्टर को मैंने यहाँ रख दिया जी, यहाँ रख दें। अब स्टूडेंट के क्या डाउट आ रहे थे कि सर क्या इसे यहीं पर इसके टर्मिनल पॉइंट पर ही रखना, क्या जरूरी नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर क्या है कि आप इसे पैरेलली कहीं भी रख सकते हैं, पैरेलली उठाकर विदाउट बिना मैग्नीट्यूड चेंज करे और बिना डायरेक्शन चेंज करे कहीं भी रख सकते हैं। हमने इसको यहाँ पर जोड़ के क्यों दिखाया था आपको, क्योंकि हम जब आप बहुत सारे फॉर्मूले आगे जो ड्राइव करेंगे, ट्रायंगल लॉ है, 3D में भी जो है, तो वहाँ पर हम इन्हें जोड़ेंगे और जब इन्हें जोड़ेंगे तो इससे जो फॉर्मूले ड्राइव होंगे, इसलिए हमने उसको जोड़ के दिखाया था। आप इसे टर्मिनल पॉइंट पर भी जोड़ सकते हो। देखिए इस बी वेक्टर के ये पैरेलल हमने उठाया बी वेक्टर, आप जरूरी नहीं आप इसे टर्मिनल पर जोड़ो, आप इसे इनिशियल पे जोड़ सकते हो सकता है जोड़ो ही ना। जैसे इस ए वेक्टर के मैंने पैरेलल ए वेक्टर उठाया, ठीक है, ये ए वेक्टर उठा लिया। अब मैं बी वेक्टर को क्या करता हूँ, इस बी वेक्टर को भी उठा लेता हूँ ऐसे पैरेलल, और इस बार मैं जोड़ू ना, इसे यहाँ रख दूँ, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 10.2, इसका इंट्रोडक्शन आप डिस्कस कर लेते हैं पहले। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें अपना एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में अपना पहला जो लॉ आता है वो है ट्रायंगल लॉ। तो देखिए स्टूडेंट ये काफ़ी वैसे तो आसान है, लेकिन इस पर बहुत सारे फॉर्मूले जो है अब 3D में भी ड्राइव करेंगे, तो ये काफ़ी यूजफुल है हमारे लिए। देख लेते हैं क्या है इसमें। वही लगेगा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर कि आप इस ए वेक्टर को उठाएं किसे पैरेलली, इसके पैरेलली, इस ए वेक्टर को उठाया खुद के पैरेलली, सपोज कीजिए मैंने इसे यहाँ रख लिया, ठीक है, इस ए वेक्टर को मैंने उठाया और यहाँ रख दिया पैरेलली इसके। अगर ये 5 सेंटीमीटर का था तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। फिर मैंने इस बी वेक्टर को उठाया ऐसे पैरेलली और इसे यहाँ रख दिया, ठीक है। अगर ये बी वेक्टर 4 सेंटीमीटर का था तो ये भी 4 सेंटीमीटर का ही रहेगा। यानी कि ना तो मैं इनके मैग्नीट्यूड चेंज किए और ना मैंने इनकी डायरेक्शन चेंज करी, पैरेलल के पैरेलल उठा के मैंने इनको ऐसे रख दिए। अब जो तीसरा जो वेक्टर लेते हो वो आप जो है इनके अपोजिट डायरेक्शन में लेना। कैसे, ये देखिए ये ऐसे जा रहा था ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे जा रहा था, तो जो तीसरा जो वेक्टर लेना आपको वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, बिल्कुल। देखिए ये ऐसे जा रहा था, फिर ये ऐसे, दोनों एक ही ऑर्डर में चल रहे थे, लेकिन जो तीसरा वेक्टर जो हमने लिया स्टूडेंट वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लिया, देखिए ऐसे। तो ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जब आप ऐसे लेते हो कि दो वेक्टर को
ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड बनाते हो एक ऑर्डर में और तीसरी साइड को आप उसके रिवर्स ऑर्डर में लेते हो, तो जो तीसरी साइड है वो इन दोनों के सम के बराबर आती है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर आएगी जी ये साइड। ये जी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इसे मैं नाम दे देता हूं ए बी सी नाम दे दिया जी, ठीक है जी। तो कहने का क्या मतलब है जी, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट ए सी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर ये प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आई होप कि अब आपको ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर रहा होगा। अब स्टूडेंट इसमें ना एक डाउट रहता बच्चों का कि सर इसे हमने इन दोनों को तो एक ऑर्डर में लिया और फिर इसे भी हम एक ऑर्डर में ले गए, तो उसे हम रिवर्स ऑर्डर में क्यों लाए? ऐसा नहीं कर सकते थे कि जैसे ये हमने ऐसे लिया फिर इसे ऊपर ले गए, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, ऐसे एक डायरेक्शन में एक ऑर्डर हो गया, तो दूसरे को आप ऐसे लाए थे रिवर्स ऑर्डर, क्यों ना ऐसे करें कि इसे ऐसे ले जाएं, इसे ऐसे ले जाते तो ठीक नहीं हो जाता, एक ऑर्डर हो जाता, देखो ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, है ना। देखिए स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते इसका मैं एक बताता हूँ आपको रीजन। सपोज मैं इसको एक बार नाम देता हूँ ए बी सी, तो ये ऐसे चल रहा था स्टूडेंट और ये अब ऊपर की तरफ जा रहा था और ये जो है ऐसे आ रहा था। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा देखिए कि जब मैं ऐसे करता हूँ कि ए बी वैक्टर यानी कि ये वाला वेक्टर प्लस बी सी वैक्टर यानी कि ये प्लस सी ए वैक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अभी तक कुछ नहीं पता जी क्या आएगा, ठीक है। अब एक बात देखिए आप कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है जी, ये है जी। अब इस टॉपिक को आप जरा ध्यान से समझिए, एक बार इस वेक्टर को छोड़कर मैं एक बार लाइन पर जा रहा हूं, आप इस लाइन के थ्रू आप इसे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। सपोज कीजिए ये कोई लाइन थी, इसे मैंने नाम दे दिया जी ए और सी नाम दे दिया, और देखिए ए बी प्लस बी सी यानी कि अगर आप इस वेक्टर के साइन को ऊपर वाले को उठा दो तो इसे आप एक बार लाइन की तरह ट्रीट करें, ए बी प्लस बी सी यानी कि बी पॉइंट पक्का इनके बीच में रहा होगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूं जी, और मैं इसे ए बी प्लस बी सी ना लिखकर क्या इसे मैं ऐसे लिख दूं ए सी लिख दूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही बात इसके अंदर आ गई जी वेक्टर के अंदर कि ए बी प्लस बी सी था, मैं इसको ऐसे लिख दूं ए सी वेक्टर लिख दूं, बिल्कुल सही है जी। और प्लस में क्या चल रहा था सी ए वेक्टर। अब स्टूडेंट ये जीरो आएगा, क्यों आएगा? रीजन आपको पता है, नेगेटिव वेक्टर जो अपने 10.1 एक्सरसाइज के इंट्रो में पढ़ा था, क्या था कि अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो इसका नेगेटिव होगा। तो देखिए ए सी वेक्टर, सपोज कीजिए ये ए सी वेक्टर था, ऐसे जा रहा था, ठीक है। अब सी ए वेक्टर, ये देखिए सी ए वेक्टर जो इनके ऊपर ये स्टूडेंट ये जो है ना, ये बताता है कि वेक्टर किधर किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो ए सी वेक्टर और सी ए वेक्टर यानी एक दूसरे के क्या हो गए, ये जस्ट अपोजिट हो गए, नेगेटिव हो गए। जैसे ये ऊपर वाले मैंने आपको करके दिखाए थे, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो बिल्कुल ये वैसे ये हुआ स्टूडेंट, ए सी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आई होप कि अब आपको ये क्लियर रहा होगा क्यों हम जो है इसका जो ऑर्डर जो है ऐसे लेते हैं, एक ऐसे लेते हैं और फिर एक साइड ऐसे लेते हैं ट्रायंगल की, और तीसरी साइड जो है वो जस्ट इसके अपोजिट लेते हैं। अगर हम एक ऑर्डर में लेंगे तो ये बड़ा केस बनेगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आपको ये कोई टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये बस जो बच्चे जानना चाहते हैं कि इन्हें एक ही ऑर्डर में क्यों नहीं लिया, बस उनका जो एक डाउट यहाँ पर क्लियर किया था। तो स्टूडेंट ये था हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बार दोबारा सुन ले, क्या था कि जब आप दो वेक्टर को ऐसे एक ऑर्डर में लेते हो और तीसरा जो वेक्टर है वो ट्रायंगल का, वो आप इनके रिवर्स ऑर्डर में लेते हो, तो वो जो तीसरा है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। बस इतनी सी बात है इसमें, और इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पर अपना ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कंप्लीट होता है। दूसरा स्टूडेंट डिफरेंस ऑफ वेक्टर। डिफरेंस ऑफ वेक्टर में क्या था, देखिए डिफरेंस ऑफ वेक्टर में ये था कि इस ए वेक्टर को मैंने ऐसे पैरेलल उठाया और यहाँ पर रख दिया, ठीक है जी। ना मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना इनकी
डायरेक्शन चेंज करिए। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बी वेक्टर को मैं उठा रहा हूँ पैरेलल, यहाँ पर ले आया, सपोज कीजिए उठा के मैं इसे, इस बी वेक्टर को स्टूडेंट मैंने ऐसे उठाया पैरेलल और मैं इसे यहाँ ले आया। ठीक है, इसे मैं यहाँ ले आया और मैंने क्या करी स्टूडेंट, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। देखिए पहले इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, पैरेलल तो मैंने उठाया, पर इसकी जो मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन मैंने नीचे की तरफ कर दी। और जब डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो नेगेटिव साइन लग जाता है, ये अपन ने पीछे डिस्कस कर लिया। तो ये बी वेक्टर था, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या था कि दो साइड जब एक ऑर्डर में चल रही हो, देखिए ये एक ऑर्डर में जा रही थी ऐसे और फिर ये हो गई ऐसे, तो तीसरी साइड इनके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तीसरी साइड इनके अपोजिट डायरेक्शन में आपको लेनी है और वो साइड जो है इन दोनों के सम के बराबर होगी, यानी ए वेक्टर प्लस में माइनस का बी वेक्टर। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। इसे आप एक बार दोबारा समझे, क्या था ये कि इस ए वेक्टर को जो मैंने ऐसे पैरेलली उठाया और यहाँ रख लिया, थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये जो है 10 सेंटीमीटर था, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये थोड़ा ये आपको दिखने में अजीब लग रहा हो, तो ये 10 सेंटीमीटर था, तो ये भी क्या है स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर ही है ए वेक्टर, और इसके पैरेलली मैंने उठाया। इस बी वेक्टर को उठाकर मैं यहाँ ले आता हूँ ऐसे। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसका डायरेक्शन चेंज कर दी, ये पहले ऊपर की तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ हो गया, तो ये बी वेक्टर था, तो इसके डायरेक्शन चेंज करने पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव बी वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब जो तीसरी साइड जो आएगी इनके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगी और वो इन दोनों के सम के बराबर होगी, वो तीसरी साइड जो है इन दोनों के सम के बराबर होगी, यानी कि ए वेक्टर प्लस में माइनस का ये बी वेक्टर। आई होप कि अब आपको ये डिफरेंस ऑफ वेक्टर क्लियर रहा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें क्या वही ट्रायंगल लॉ लगेगा इसमें भी, कि ये दो साइड है, ये अगर पैरेललोग्राम की साइड बन जाती है, कैसे पैरेललोग्राम आपने देखा हुआ ऐसे, सपोज कीजिए ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस बी वेक्टर को उठाया और ऐसे पैरेलली यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये बी वेक्टर को मैंने उठाया और यहाँ पे इसे रख दिया, फिर इस ए वेक्टर को उठाया और यहाँ पे इसे पैरेलली रख दिया इसे। तो देखिए दो साइड अब ये पैरेललोग्राम की तरह ट्रीट करे, दो साइड। अगर मैं यहाँ पर इसे ऐसे कर लूँ कि ऐसे डॉटेड मैं इसको आगे बढ़ा दूँ और इसको भी जो मैं डॉटेड आगे बढ़ा दूँ, तो ये अब आपको ये पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा हुआ। तो जो इसका जो डायगोनल है, ये बीच वाला जो डायगोनल है, देखिए मैं इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ, जो बीच वाला जो डायगोनल है वो इन दोनों की सम के बराबर होगा। देखिए ये ए वेक्टर मैंने ऐसे पैरेलली उठाया था, यहाँ पर रख दिया था, इसको नाम दे दिया जी मैंने ए वेक्टर ही, चेंज नहीं करेंगे अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये बी वेक्टर मैंने उठाया स्टूडेंट और इसको यहाँ पे रख दिया, यानी कि पैरेललोग्राम की दो साइड बना दी इन दोनों ने। ठीक है, तो जो डायगोनल है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आई होप कि अब आपको ये पैरेललोग्राम लॉ जो क्लियर रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका ट्रायंगल लॉ ही है, अगर आप इसे ध्यान से समझे तो ये आपका ट्रायंगल लॉ ही है। कैसे, अगर आप इस ऊपर वाले पोर्शन को भूल जाएं और नीचे वाले को देखें तो देखिए ये उसी तरह ट्रीट कर रहा है। कैसे, ये ऐसे आया और ये वेक्टर सपोज कीजिए ऐसे आया, तो थर्ड साइड क्या हो गई, उनके दो साइड के सम के इक्वल होगी, जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था। कैसे, देखिए मैं इसका आधा पार्ट बना के समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि ये नीचे नीचे वाला पार्ट बनाता हूँ मैं, ये बी वेक्टर हो गया और ये वाली साइड होगी, ये जो डॉटेड साइड थी उसको मैं डार्क बना देता हूँ एक बारी, ये ऐसे। ठीक है, और ये जो थर्ड साइड है वो इनके अपोजिट जा रही है, ये डायगोनल वाली साइड। क्या ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं थी, और ये क्या थी, ये भी तो ए वेक्टर ही होगी। देखिए ये इसके बिल्कुल पहले, तो ये भी क्या होगी, ए वेक्टर ही होगी। तो थर्ड साइड क्या होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ट्रायंगल लॉ ही था और कुछ नहीं था इसमें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दो साइड अगर पैरेललोग्राम की जो ट्रीट कर रही हैं, दो साइड जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड बन रही है, तो उनके डायगोनल के वो सम के इक्वल होंगी। ये था अपना पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज को जो अवॉइड कर देते हैं। तो देखिए अगर एक नंबर का क्वेश्चन बनता है तो इन प्रॉपर्टी वगैरह से बनता है, तो एक नंबर जो है बहुत अहमियत रखता है जी। तो देखिए इसमें हमने कुछ दो प्रॉपर्टी छोड़ दी हैं, वो हम बता देते हैं कौन सी है। एक तो थी स्टूडेंट कम्यूटेटिव और एक दूसरी थी एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा कैसे, अब सपोज कीजिए मैं ए वेक्टर लिया मैंने और फिर उसमें जोड़ दिया बी वेक्टर,
तो ये स्टूडेंट इक्वल होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का, यानी मैं इसे उल्टा पुल्टा कैसे जोड़ दूँ, ये दोनों इक्वल होंगे। ये इसे बोलते हैं स्टूडेंट कम्यूटेटिव। और इसे ये कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट, कम्यूटेटिव। और दूसरी स्टूडेंट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या था कि सपोज कीजिए मेरे पास 3 वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और देन सी वेक्टर, और मैं इन्हें कैसे जोड़ दूं जाए, वो सपोज कीजिए मैं पहले दोनों को जोड़ दूं, पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देन उसमें सी वेक्टर जोड़ूं, तो स्टूडेंट ये इक्वल आएंगे किसके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। पहले मैंने इन दोनों को जोड़ा, इस बार मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं पहले और फिर उसमें ए वेक्टर जोड़ूं, तो ये इसके सम के इक्वल ही आएंगे। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ये स्टूडेंट प्रॉपर्टी थी अपनी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं क्योंकि आसान सी चीज़ है। एडिटिव आइडेंटिटी, ये देखिए स्टूडेंट, अगर एक नंबर का क्वेश्चन उठता है तो ऐसी प्रॉपर्टी से उठता है। कैसे, अगर आपका ये पढ़ा हुआ है तो ही आप सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज अगर आपने सुना ही नहीं है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है तो आप कैसे बताओ, एक नंबर का क्वेश्चन कैसे बना पाओगे। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है कि आपको ऐसा वेक्टर जोड़ना है किसी वेक्टर, गिवन वेक्टर के अंदर, कि वो खुद ही आ जाए, जो गिवन वेक्टर था खुद ही आ जाए। सपोज कीजिए कि ये ए वेक्टर गिवन था और मुझे इसका क्या निकालना है जी, एडिटिव आइडेंटिटी निकालनी है, तो मैं इसमें ऐसा कोई वेक्टर जोड़ूंगा जिससे ये खुद ही आ जाए। तो मैंने इसमें क्या जोड़ा स्टूडेंट, जीरो वेक्टर, और ये खुद ही आ गया ए वेक्टर। तो यहाँ पर ये जीरो वेक्टर क्या है, ये जीरो वेक्टर स्टूडेंट एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वेक्टर। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वेक्टर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में देखिए क्या है, एडिटिव इनवर्स के अंदर हमें उस वेक्टर के अंदर ऐसा कोई दूसरा वेक्टर जोड़ना है, ऐसा कोई एलिमेंट जोड़ना है जिससे कि ये जीरो हो जाए। तो वो क्या हो सकता है, इसका नेगेटिव ही हो सकता है, तभी ये जीरो बनेगा। तो ए वेक्टर के अंदर मैं अगर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर अगर जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप कि आपको ये दोनों चीज क्लियर रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे एक नंबर के क्वेश्चन उठने के चांस रहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था कि ऐसा वेक्टर जोड़ना है कि वो खुद दिया जाए, और एडिटिव इनवर्स में क्या था कि उसे जीरो बनाना है। तो अपन ने क्या किया कि उसमें उसका नेगेटिव वेक्टर जोड़ दिया जिससे ये जीरो बन गया। तो ये नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या जी, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। अब स्टूडेंट अगला हमारा टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। देखिए स्केलर आपको पता ही होगा, 1 2 3 4 ऐसे जो काउंटिंग होती है वो स्केलर, यानी स्केलर नंबर। तो हमें क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। इसमें देखिए स्टूडेंट क्या है, इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल उठाता हूं कि सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ठीक है, ये मेरे पास ए वेक्टर था कोई। सपोज कीजिए मेरे पास ये 2 सेंटीमीटर का जो ये वेक्टर था ए, मैंने क्या किया, इसके यूनिट्स में डिवाइड कर दिया इसे। ये 2 सेंटीमीटर का सपोज कीजिए ये है फर्स्ट यूनिट, और ये होगी स्टूडेंट सेकंड यूनिट। देखिए ये मेरे पास 2 यूनिट का वेक्टर था, मैंने क्या किया जिसको इतने वाले पार्ट जो था इसके इक्वल पार्ट कर दिए, यानी ये हो गई फर्स्ट यूनिट, ये हो गई इसकी सेकंड यूनिट। तो मैं अगर इस ए वेक्टर की स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी किसकी, ए वेक्टर की। तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि ये हाफ हो जाएगा। मान लीजिए ये यहाँ पर दो यूनिट का था, तो अब ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 1 यूनिट का हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा जी, 1 यूनिट का हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं थी वैसे तो, लेकिन सिर्फ आपके दिमाग में इसकी जो इमेजिनेशन करने के लिए जो हमने ये दिखाया था। अब सपोज कीजिए कि मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस ए वेक्टर की सपोज कीजिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस ए वेक्टर की मैंने किससे कर दी जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया 2 टाइम ऑफ ए वेक्टर। अब यहाँ पर ये दो यूनिट का था, यानी फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट, तो अब ये कितने यूनिट का हो जाएगा स्टूडेंट, 4 यूनिट का हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, और ये होगी 4th यूनिट, ठीक है।
यानी कि मतलब क्या कहने का कि जब आप किसी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके मैग्नीट्यूड पर फर्क पड़ता है। मैग्नीट्यूड यानी उसकी लंबाई पर फर्क पड़ता है, ठीक है। उसके डायरेक्शन पर कब फर्क पड़ेगा, जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। कैसे, अब सपोज कीजिए ये ए वेक्टर था, मैंने इसकी क्या करी जी, -1 से मल्टीप्लाई कर दी, -1 से मल्टीप्लाई कर दी इसकी ए वेक्टर की, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो ये 2 यूनिट का था स्टूडेंट, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे इसकी -1 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया जी माइनस ऑफ ए वेक्टर। ये 2 यूनिट का वेक्टर था इस डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट क्या होगा कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऐसे यूनिट वही रहेगी, फर्स्ट यूनिट और ये सेकंड यूनिट मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसकी 1 से मल्टीप्लाई करी है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करी है, इसलिए डायरेक्शन चेंज हो गई। आई होप कि अब आपको ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर का कंसेप्ट जो है क्लियर रहा होगा। यानी जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और जब हम उसके स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पर फर्क पड़ता है। आई होप कि स्टूडेंट अब आपको ये क्लियर रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंपोनेंट फॉर्म। और इसे समझाने के लिए मुझे जो है ऑक्टेन की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि अपने +1 क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए क्या था इसमें, जरा आप ध्यान देना, अदरवाइज पूरी +2 निकल जाएगी, ये नहीं समझ आएगा। और ये नहीं समझ आए तो डायरेक्शन कोसाइन नहीं समझ आएंगे, डायरेक्शन रेशियो नहीं समझ आएंगे, पोजिशनल वेक्टर नहीं समझ आएगा, इतनी चीज़ें समझ नहीं आएगी स्टूडेंट अगर ये नहीं समझ आए तो देखिए इसमें ये पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस, ठीक है। मैंने ऑक्टेन, ये ऑक्टेन होते हैं, इसके 8 पार्ट होते हैं, मैंने एक पार्ट उठाया, उसके साथ आप जो बाकी को रिलेट करके चलेंगे। अब ये आया कहाँ से, इसे ये इस बात समझने के लिए हम आपको एक वीडियो एनिमेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उसे देखें एक बार, वहाँ से आपको ये ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। We have seen how to locate a point in a two-dimensional plane with respect to its distance from the reference axis. In three-dimensional space, we identify a point with respect to the distances from the 3 reference planes. Let's see what these reference planes are and how to locate a point in space. We take 2 planes perpendicular to each other. The intersection of these 2 perpendicular planes is a straight line. Let's take another plane perpendicular to both the existing planes. With the intersection of this plane with the 2 existing planes, we get 3 lines mutually perpendicular to each other. These lines are called axes and are named as x, y, and z. The point of their concurrence is called the origin. The origin is denoted by the letter O. अब स्टूडेंट वहाँ पर भी देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप थोड़ी और आपकी हेल्प करेंगे। देखिए ये मैंने खुद बनाया घर पर, आपको इसमें क्या, इसको कैसे ऑक्टेन है ये जैसे क्वाड्रेंट होता है ये, और ये एक्स एक्सिस है, देखिए ये एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस के पीछे वाला पार्ट। तो स्टूडेंट मैंने ये कौन सा उठाया है, मैंने ये सिर्फ ये वाला पार्ट उठाया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो ये आपको अभी वीडियो में दिख रहा है, सिर्फ इतना पार्ट ही मैंने उठाया है, बाकी को इसके साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। तो आई होप कि एनिमेशन देखने के बाद और ये देखने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है और ये आप कहाँ से ला के आए हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट क्या होता है कि इसको मैं कई सारी यूनिट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, कई सारी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया मैंने इसको, ठीक है, ऐसे और ऐसे इसको भी मैंने कई सारी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, और जेड एक्सिस को भी जो मैंने कई सारी यूनिट में डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट जो ये एक्स एक्सिस है इस पर एक यूनिट का जो वेक्टर होता है, एक यूनिट का जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट आई कैप, ठीक है। और वाई एक्सिस पर जो एक यूनिट का वेक्टर होता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट जे कैप, और ऐसे ही जेड एक्सिस पर एक यूनिट का जो वेक्टर होता है उसे बोलते हैं स्टूडेंट के कैप, ठीक है। अब अगर मुझे पूरी अलोंग एक्स एक्सिस के अगर वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि एक यूनिट का जो वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जी एक्स से, तो ऐसे मेरे पास आ गया जी एक्स आई कैप, ठीक है। फिर वाई एक्सिस के अलोंग निकालना है तो प्लस में क्या करूंगा वाई जे कैप, फिर जेड के कैप, ठीक है। तो ऐसे करके स्टूडेंट अपने पास जो है कंपोनेंट फॉर्म आती है। आई होप कि आपको ये कंपोनेंट फॉर्म समझ में आएगी, कैसे आई, अगर नहीं आई तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा समझिए। अगर फिर भी
नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम जरूर इसका जो है दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट कंपोनेंट फॉर्म समझ में आने के बाद आप जरा यहाँ पर आए, जो ये कंपोनेंट फॉर्म के जो ये आगे जो हम लिखे एक्स वाई जेड, इन्हें बोलते हैं स्टूडेंट स्केलर कंपोनेंट। जो ये आगे जो एक्स वाई जेड हैं ये स्केलर कंपोनेंट है। देखिए स्टूडेंट यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन उठने के चांसेस है, और इस बार तो एमसीक्यू क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, इसीलिए हम जो है बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्केलर कंपोनेंट है जी, और जब आप इनके साथ एक्स लिख देते हो एक्स आई वाई जे जेड के, तो ये स्टूडेंट वेक्टर कंपोनेंट बन जाते हैं। अब स्टूडेंट जब इतना हमने समझ लिया है तो साथ के साथ हम चलते हैं स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइन की तरफ। डायरेक्शन कोसाइन की तरफ अब आ जाइए आप डायरेक्शन कोसाइन की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन से पहले आप जरा पोजिशनल वेक्टर समझ लें। पोजिशनल वेक्टर अगर आपको समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा ये कहाँ से आया। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको कि मैं ये कहाँ से लेके आया। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस है। ठीक है, अब आप इसे कहीं कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस भी लिख सकते हो, जेड एक्सिस कैसे भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा पोजिशनल वेक्टर को समझते हैं स्टूडेंट, इसे एक बार भूल जाइए, इसे थोड़ा और साफ साफ हम जो है यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमने जो ऑक्टेन का एक पार्ट बनाया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसमें सपोज कीजिए कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, कोई भी कॉमन पॉइंट यहाँ पर मान ले कोई पॉइंट हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ क्वाड्रेंट में कोई भी कॉमन पॉइंट ले लिया। सपोज कीजिए ये पी पॉइंट ले लिया। ठीक है जी, ये पी पॉइंट ले लिया मैंने। इस पी पॉइंट को जब मैं ओरिजिन से मिलाऊंगा, इस पी पॉइंट को जब मैं ओरिजिन से मिलाऊंगा और जो वेक्टर बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पोजिशनल वेक्टर। ध्यान देना स्टूडेंट इस बात की तरफ कि ओरिजिन से उस कोई भी कॉमन पॉइंट हो सकता है स्टूडेंट, उसको हमने मिलाया, यानी कि ये जो एक्स वाई जेड ये पॉइंट है ये फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, कहीं भी हो सकता है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो जब आप इसको ओरिजिन से मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट पोजिशनल वेक्टर। ठीक है, अब आपको पोजिशनल वेक्टर समझ में आ गया होगा कि ओपी वेक्टर क्या है। ओपी वेक्टर क्या है स्टूडेंट, पोजिशनल वेक्टर है। और जैसे हमने उसमें, जैसे आप किसी सर्कल की रेडियस सर्कल होता है, मान ली सपोज कीजिए इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो आप क्या लिखोगे, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ऐसे लिखते हो ना, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ओपी वेक्टर में भी स्टूडेंट ऐसे ही है कि ये इस ओपी वेक्टर को भी इन्होंने नाम दिया है आर वेक्टर। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको आर वेक्टर दिखा हुआ मिल जाए आप समझ जाना कि पोजिशनल वेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, पोजिशनल वेक्टर की बात कर रहा है। और इसको कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, और इसको ऐसे भी लिखते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है पोजिशनल वेक्टर के अंदर। तो स्टूडेंट पोजिशनल वेक्टर में बस इतना ही था कि जब ओरिजिन से कोई भी कॉमन पॉइंट को जब ओरिजिन से मिलाते हो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस जेड एक्सिस वाले प्लेन में, तो जो वेक्टर बनता है उसको आप क्या बोलते हैं, पोजिशनल वेक्टर। पोजिशनल वेक्टर को आर वेक्टर से भी डिनोट किया जाता है, और इसको अपन इस फॉर्म में भी, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो आई होप कि आपको ये पोजिशनल वेक्टर समझ में आया होगा। पोजिशनल वेक्टर अगर नहीं समझ आएगा तो स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो समझ नहीं आएंगे। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन, अब क्या होगा स्टूडेंट, वैसे ही आप दोबारा से वो ऑक्टेन बनाएंगे, ये मैंने बना लिया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, वही सेम फंडा रहेगा, कोई भी कॉमन पॉइंट हो गया। देखिए ऊपर लिखा हुआ मैंने वेक्टर एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब जब इसको मैं ओरिजिन से मिलाऊंगा तो ये पोजिशनल वेक्टर हो गया जी। इतना बात तो अपनी हो गई थी। ठीक है, इतनी बात तो हमारी हो गई थी। अब जो ये वेक्टर, ये जो ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, देखिए एक्स से लेकर इस पोजिशनल वेक्टर तक एंगल मापा है हमने। इस बात पर जरा ध्यान देना आप कि एंगल कहाँ तक मापा है जी, इस एक्स एक्सिस से लेकर इस ओपी वेक्टर तक एंगल मापा है, इसको मैंने नाम दे दीजिए अल्फा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको वाई एक्सिस के साथ भी इसने कोई एंगल बनाया होगा जी, वाई एक्सिस के साथ माप लिया, इसको नाम दे दिया स्टूडेंट बीटा। और इसने जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बनाया होगा स्टूडेंट, तो इसको नाम दे दिया स्टूडेंट गामा।
ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और देखिए अब क्या है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जब कोई लाइन एंगल बनाती है तो उसे बोलते हैं स्टूडेंट डायरेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल, ठीक है। और उस डायरेक्शन एंगल का कोसाइन में रिलेशन, उस डायरेक्शन एंगल का कोसाइन में रिलेशन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन समझ रहे हो ना, साइन कोस जो अपने होते थे वैसे ही। तो देखिए डायरेक्शन एंगल तो ये आ गए अपने पास, अब इनका रिलेशन किसके साथ? कोसाइन के साथ। जैसे कोस अल्फा, ठीक है, कोस बीटा, कोस गामा, ठीक है। तो ये क्या होंगे अपने? डायरेक्शन कोसाइन हो गए। स्टूडेंट इसको एल भी लिख देते हैं, इसको एम भी लिख देते हैं, इसको एन लिख देते हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े ना लिखकर इनको ये एल एम एन इनकी ये रिप्रेजेंटेशन दे दिए ऐसे। आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। तो डायरेक्शन कोसाइन आपको समझ में आ गया होगा, जब कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती है तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल। और उस एंगल का कोसाइन के साथ रिलेशन क्या कहलाता है? डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियो की, डायरेक्शन रेशियो की। तो देखिए स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियो जो है डीप डिस्कशन आप जो है 3D में करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा डीप डिस्कशन करने लग गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा बस अपना काम चल जाए वेक्टर में, इतना ही आप इसमें बात करेंगे। देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो ऐसे 3 पॉइंट होते हैं जो कि प्रोपोर्शनल होते हैं, किनके? डायरेक्शन कोसाइन के, ठीक है। वेक्टर पर लगा लें, किसी लाइन पर लगा लें, 3D में अपन लाइन की बात करेंगे, यहाँ पर वेक्टर में हम एक वेक्टर की बात करेंगे। तो ऐसे 3 पॉइंट होंगे जो कि प्रोपोर्शनल होंगे, किनके? डायरेक्शन कोसाइन के, ठीक है। कोई भी 3 पॉइंट हो सकते हैं, सपोज करें ए बी सी ये 3 पॉइंट थे, ये क्या होंगे स्टूडेंट? प्रोपोर्शनल होंगे डायरेक्शन कोसाइन के, यानी कि ए अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन, और इन तीनों की वैल्यू ए की आएगी, सपोज मैंने मान ली के। अब आपको एल एम एन आपको पता होना चाहिए, ये क्या थे? डायरेक्शन कोसाइन थे, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ऐसे। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है? ऐसे 3 नंबर होंगे स्टूडेंट जो कि प्रोपोर्शनल होंगे, किनके? डायरेक्शन कोसाइन के, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो और पोजिशनल वेक्टर। आई होप कि आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर रहे होंगे। तो बढ़ते स्टूडेंट अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन कंपोनेंट फॉर्म, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन कंपोनेंट फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट ये सपोज कीजिए मैंने कोई वेक्टर ले लिया a1 i a2 j a3 k। अब आपको i j k जो कैप है, i कैप j कैप k कैप, इनका मतलब आपको हमने बताया है क्या थे? i कैप क्या है? x एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट का जो वेक्टर है वो है जी, ठीक है। इन सब पर आप एडिशन कर चुके हैं, अब आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट ए वेक्टर मैंने बनाया ए आई कैप a2 j कैप a3 k कैप, वैसे मैंने बी वेक्टर भी बनाया b1 i कैप b2 j कैप और b3 k कैप। अब मुझे a वेक्टर प्लस b वेक्टर अगर करना है तो मैं क्या करूंगा? इनके स्केलर कंपोनेंट को ऐड करूंगा, ठीक है। जैसे a1 प्लस b1 और क्या लिख दूंगा मैं? i कैप, ठीक है जी। फिर a2 प्लस b2 मैं क्या लिख दूंगा? फिर j कैप, a3 प्लस b3 फिर हम लिख देंगे स्टूडेंट k कैप। तो ऐसे करके आपको इनकी एडिशन करनी है। अगर सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर ऐसे हो तो आप क्या करोगे कि a वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट में से b वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को घटाओगे। अब स्केलर कंपोनेंट को आपको पता होना चाहिए, ऊपर बात कर चुके हैं स्केलर कंपोनेंट क्या थे, जो ये आगे लिखे होंगे वो स्केलर कंपोनेंट होंगे, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कि सपोज कीजिए ये a वेक्टर था कोई 1 i कैप 2 j कैप और 3 k कैप, ये ऐसे कोई वेक्टर था। तो इसमें स्टूडेंट जो ये 1 2 3 जो है ये इसके स्केलर कंपोनेंट है, यही इसके डायरेक्शन रेशियो है। ये छोटी छोटी चीज़ें स्टूडेंट, बारीक बारीक चीज़ें हैं, आपको ध्यान में होनी चाहिए क्योंकि MCQ क्वेश्चन उठ सकते हैं कहीं से भी। तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन आप क्या कैसे करोगे? इसके स्केलर कंपोनेंट में से b वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को घटाओगे, तो यानी a1 माइनस b1 i कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप फिर a3 माइनस b3 k कैप। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कैसे करनी है। अब स्टूडेंट अगला हमारा टॉपिक है कि दो वेक्टर इक्वल कब होंगे। ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली
इफ़ की कंडीशन बोलते हैं, ये जो दोनों साइड ऐसे साइन बना देते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़। दो वेक्टर कब इक्वल होंगे? इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी ए वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है, अब स्केलर कंपोनेंट पता होने चाहिए, ये जो थे ये स्केलर कंपोनेंट थे, तो ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट सपोज मान लिया मैंने, ए वेक्टर जो था वो कुछ इस टाइप से था, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। 1 मिनट के मान लेते हैं भाई, ए वेक्टर ऐसे था, बी वेक्टर कुछ इस ढंग से था, B1 आई कैप, B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो ए वेक्टर बी वेक्टर कब इक्वल होगा? जब इनके स्केलर कंपोनेंट इक्वल होंगे, यानी कि A1 इज इक्वल टू B1, A2 इज इक्वल टू B2 और A3 इज इक्वल टू ये B3। आई होप कि अब आपको ये जो है ये टॉपिक आपका क्लियर रहा होगा कि दो वेक्टर इक्वल कब रहे होंगे। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक अपना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अपना अलग टॉपिक है। इसे समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल उठाया। अब तक जो अपना पिछला जो इंट्रोडक्शन का वीडियो रहा था उसमें हमने सिर्फ इतना बताया था, इसकी रिप्रेजेंटेशन बताई थी कि यूनिट वेक्टर को ऐसे और इसके ऊपर कैप लगाकर ऐसे जो है इसके दिखाया जाता है, यानी इसकी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन तक बात हुई थी अपनी। इसे निकालना कैसे जाता है वो आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके समझाने के लिए एक एग्जाम्पल उठाया। सपोज कि ये कोई ए वेक्टर था, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, है ना, इसकी कंपोनेंट फॉर्म थी। अब यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालोगे? ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, एक बार इस मैग्नीट्यूड पे और डिस्कस कर लेते हैं आप, क्योंकि मैग्नीट्यूड की भी अपन अब तक रिप्रेजेंटेशन देखी है। तो देखिए मैग्नीट्यूड की स्टूडेंट आपने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देखी थी अब तक, यानी कि जब मैंने आपको बोला था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तब अपनी बस इतनी ही बात हुई थी भाई, आप ऐसे आपको साइन दिया मिलेगा। लेकिन अब आप इसको निकालना कैसे है? सपोज कीजिए ये कोई वेक्टर दे दिया आपको, ए वेक्टर, इसके ऐसे आपको कोई ए वेक्टर दे दिया 3 के कैप। तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप क्या करोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या करोगे? रूट ऑफ स्केलर कंपोनेंट, इसका स्केलर कंपोनेंट क्या है 1 और उसका स्क्वायर प्लस जो जे कैप का जो स्केलर कंपोनेंट है यानी 2 उसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इनको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा √14, 1 4 और 9, ये हो गया स्टूडेंट √14, यानी √14 क्या आ गया? इसका मैग्नीट्यूड आ गया इस ए वेक्टर का। तो ऐसे करके आपको ये मैग्नीट्यूड निकालना है। आई होप कि आपको ये मैग्नीट्यूड का जो ये कैसे निकालना है मैग्नीट्यूड ये आपको क्लियर होगा। अब स्टूडेंट इसका यूज़ यहाँ पर है, कैसे देखिए कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। ऐसा क्यों करते हैं? अब सपोज कीजिए कि आपके पास 10 किताबें थी जिनकी कीमत जो है 100 रुपये थी। अगर आपको एक किताब की कीमत निकालनी है तो आप क्या करोगे? 100 को 10 से डिवाइड करोगे, तब आपके पास क्या आएगी? एक किताब की कीमत आएगी, है ना। तो बस वैसा ही यहाँ पर किया कि ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि जितना भी टोटल वेक्टर था उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो पर यूनिट की अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये अपनी बात हो गई थी। जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं, इसके स्केलर कंपोनेंट कौन है? एक्स वाई जेड, उनका स्क्वायर करके उनका रूट कर देना, आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो फॉर्मूला ही रखा है बस। अब हमने ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, और इसे आप सेपरेट करके भी लिख सकते हो। ऐसे करके हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। अब स्टूडेंट यूनिट वेक्टर में एक बहुत ही जरूरी बात आती है जहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन उठने के चांस रहते हैं, और ये जो है बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है इसका, कि यूनिट वेक्टर की एक खास बात है कि इसमें जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं और वही स्केलर कंपोनेंट होते हैं। एक बार दोबारा ध्यान से सुनना स्टूडेंट, कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसके स्केलर कंपोनेंट होते हैं वही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं और वही डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तीनों वो एक ही होते हैं। यानी स्केलर कंपोनेंट में ये दोनों क्वालिटी होती है। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि मैंने कोई वेक्टर उठाया, ए वेक्टर, ये कोई ए वेक्टर उठाया मैंने, ठीक है। तो ये 1 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये स्टूडेंट कोई ए वेक्टर हो गया, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, मैं अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना हूँ। यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ए वेक्टर ये है, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड जितना भी होगा, आप बात कर लेंगे कितना आएगा? √14 आएगा इसका मैग्नीट्यूड। पहले अपन एग्जाम्पल उठाया था, √14 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो मेरे पास यहाँ से यूनिट वेक्टर क्या आ गया? 1/√14 आई कैप प्लस 2/√14 जे कैप
√14 k कैप। तो स्टूडेंट अब जरा ध्यान से देखना कि ये आ गया आपके पास क्या, यूनिट वेक्टर। आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये यूनिट वेक्टर है। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे इस यूनिट वेक्टर के, ना कि इसके, इस ए की बात नहीं कर रहा हूँ, इस ए वेक्टर के तो डायरेक्शन रेशियो यही होंगे इसके स्केलर कंपोनेंट। अगर आपको ऐसे बोला जाए कि इस यूनिट वेक्टर के आप मुझे डायरेक्शन रेशियो बताएं, तो आप क्या बोलोगे कि सर डायरेक्शन रेशियो ये है और ये है, ये डायरेक्शन रेशियो है। अगर मैं बोलूँ कि इसके डायरेक्शन कोसाइन बताइए आप मुझे, तो भी आप बोलोगे कि सर यही है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये भी है, ये भी है, यानी ये एल है, ये एम है, ये एन है, यानी ये कोस अल्फा है, ये कोस बीटा है और ये कोस गामा है। इन तीनों से मैं आपको पीछे इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि ये क्या है, तीनों ये डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर के अंदर जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वही डायरेक्शन रेशियो होते हैं, वही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अच्छा, अब इसमें कन्फ्यूजन और हो जाती है बच्चों को कि सर अगर इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लें आप, तो डायरेक्शन रेशियो तो आप ये बोल रहे हो डायरेक्शन रेशियो। अब इस ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे स्टूडेंट, इस ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होंगे ये 1, 2 और 3, यही इसके स्केलर कंपोनेंट होंगे। और इसके अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं तो वो ये होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप कि आपको ये समझ आएगा। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से रिमाइंड करके देखिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखिए, हम उसका जरूर जवाब देंगे। तो स्टूडेंट अगला अपना टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर। स्टूडेंट देखिए अपनी बात हो गई थी डायरेक्शन कोसाइन तक और डायरेक्शन रेशियो तक। अब आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है और उन्हें वेक्टर में कैसे एप्लीकेबल करना है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या था, पोजिशनल वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता है, उसे आप क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। और उसका कोसाइन के साथ रिलेशन, कोसाइन के साथ रिलेशन क्या था, डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन रेशियो क्या था, ऐसे 3 नंबर होंगे जो कि प्रोपोर्शनल होंगे, किनके, एल एम एन के, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन के। इतनी बात अपनी पहले हो चुकी थी, यानी इनसे अब आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो अब इन वेक्टर में कैसे यूज करना है वो जरा आप देखिए। इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ कि सपोज कीजिए मैंने कोई एक एग्जांपल उठाया, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 आई कैप 2 जे कैप और 3 के कैप। ये मैंने एग्जांपल उठा लिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये मैंने एक एग्जांपल उठा लिया है। अब आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द इस ए वेक्टर का, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द ए वेक्टर। तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो तो स्टूडेंट देखिए आप इसका इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। हमने आपको बता दिया कि जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं उनको यहाँ क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द ए वेक्टर क्या हो गया जी, 1, 2 और 3, है ना, 1, 2, 3, ये डायरेक्शन रेशियो होगी। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे उस पर जरा आपको ध्यान देना है। आप क्या करेंगे कि इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। सही बात है, मैग्नीट्यूड भी हमने बता दिया कैसे निकालना है। तो ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर क्या जी, 1 आई कैप 2 जे कैप और 3 के कैप अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना आएगा स्टूडेंट इसका, आप निकाल लेना, √14 आएगा। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ √14 और √14। अब आपको मैग्नीट्यूड तो निकालना आना ही चाहिए, है ना। तो अब स्टूडेंट एक चीज देखना आप कि इस, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसके स्केलर कंपोनेंट में 3 क्वालिटी होती है। कौन सी, कि इनमें यही तो स्केलर कंपोनेंट होते हैं, ये तीनों, ये वाला और यहाँ पर ये वाला और ये स्केलर कंपोनेंट होते हैं, यही डायरेक्शन रेशियो होते हैं और यही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। इनमें 3 क्वालिटी होती है, ये अपन ने इधर यूनिट वेक्टर में डिस्कस कर ली थी। क्या, यही तो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, यही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, किसके, यूनिट वेक्टर के, ठीक है। इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो स्टूडेंट ये हैं। अगर डायरेक्शन कोसाइन की अगर बात कर रहे हैं यहाँ कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द ए वेक्टर, तो आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, फिर जो उसका स्केलर कंपोनेंट है वही इसके डायरेक्शन कोसाइन है। यानी कि आप क्या बोलोगे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √14, 2 अपॉन √14 और 3 अपॉन √14। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्लियर रहा होगा कि ये कैसे हुआ। एक बार हम दोबारा इस पर आपको बता देते हैं कि
जब आपको कोई वेक्टर दिया जाए तो उसके जो स्केलर कंपोनेंट है वो इसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और इसके अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो आप क्या करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और उसके स्केलर कंपोनेंट जो उसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे, किसके, इसके। क्यों होंगे ये बात आप इधर डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट अपना कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, इसमें अपना कोलिनियर वेक्टर आपको पता होना चाहिए। देखिए हर कुछ सब कुछ जो है इनके नाम में ही है कोलिनियरिटी, यानी कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बात देखिए, आप कोलिनियर वेक्टर आप पढ़ चुके हैं। कोलिनियर वेक्टर में क्या था कि दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, दो वेक्टर कोलिनियर तभी होंगे जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ना तो उनकी डायरेक्शन मैटर करती ना उनका मैग्नीट्यूड मैटर करता। यानी कंडीशन क्या थी कि दो वेक्टर बस पैरेलल होने चाहिए, कंडीशन यही थी। ना तो डायरेक्शन मैटर करती स्टूडेंट, ना इनका मैग्नीट्यूड मैटर करता, यानी छोटे बड़े हो सकते हैं, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं करती। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या कहती है, सपोज इसे समझाने के लिए एक एग्जांपल उठाता हूं मैं कि सपोज कीजिए ये कोई ए वेक्टर था, ठीक है स्टूडेंट, ये कोई ए वेक्टर मैंने उठाया, ठीक है। अब आप जरा ध्यान देना चीज की तरफ, ये ए वेक्टर उठाया मैंने और इसी के पैरेलल मैंने दूसरा वेक्टर बना लिया ऊपर, बी वेक्टर। सपोज कीजिए ये कोई बी वेक्टर हो गया, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब ये इसके पैरेलल है स्टूडेंट, ये पैरेलल है इसके, और देखिए इसका मैग्नीट्यूड जो है ना, इसकी लंबाई जो है वो इससे ज्यादा है। यानी कि आप यहां से क्या बोल सकते हो भाई, ए वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर रहा होगा। ए वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर रहा होगा। भाई हमें नहीं पता उसका कितना गुणा है, ये 2 गुणा 3 गुणा हमें नहीं पता, ठीक है। हो सकता है कि उससे छोटा भी हो, है ना। तो ए वेक्टर जो लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर है जी, बिल्कुल है जी। अब सपोज कीजिए मैंने इसे इधर बनाया, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता, इसी के पैरेलल मैंने दूसरा वेक्टर बना लिया, देखिए ऐसे मैंने यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर दी और इसकी डायरेक्शन ऐसे थी ए वेक्टर की, इस बार मैंने बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर कर दी दूसरी साइड, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन करने की वजह से इसके आगे क्या लगे स्टूडेंट, माइनस। तो स्टूडेंट यहाँ से अब आप क्या कंक्लूजन निकालोगे भाई, ए वेक्टर जो है वो होगा लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर, और माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे माइनस, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में था। तो यहां से आपके पास कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी का रिजल्ट ड्राइव हो जाता है कि इन दोनों की जब आप कंपैरिजन करते हो, देखो जब ये वाला हमने एग्जांपल उठाया तो आपने कहा जी ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर, जब डायरेक्शन सेम थी, मैग्नीट्यूड जो उनका ऊपर नीचे था, ठीक है, तब आपने बोला भाई ए वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर हो सकता है। और जब इसकी हमने डायरेक्शन चेंज कर दी तो इस लैम्डा की जो है नेगेटिव वैल्यू आई, क्यों आई, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इन दोनों कंक्लूजन से आप एक बात निकाल सकते हो, क्या कि भाई ए वेक्टर जो है वो हो सकता है लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। इस लैम्डा की वैल्यू जो है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, दोनों एग्जाम्पल मैंने उठाया, इसी वजह से इसकी वैल्यू जो प्लस माइनस हो सकती है। यानी अगर उसी डायरेक्शन में है तो प्लस का भी हो सकता है लैम्डा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हो सकते हैं लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव भी रहेगी। तो ये था स्टूडेंट कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। आई होप कि आपको ये क्लियर रहा होगा। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट। इसमें क्या होगा कि आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे। सपोज कीजिए ये पी पॉइंट है कोई, और इधर आपको कोई पॉइंट देगा क्यू पॉइंट, और गिवन होगा कि वेक्टर जो पी से क्यू की तरफ है कि क्यू से पी की तरफ है, और इस पी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। सपोज कीजिए ये हो गया x1 y1 z1, और इस क्यू पॉइंट के भी आपको कोऑर्डिनेट गिवन होंगे x2 y2 z2, ठीक है। और आपको क्या बोलेगा कि वेक्टर जो पी से क्यू की तरफ जा रहा है या फिर क्यू से पी की तरफ आ रहा है, ये बात आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो सपोज कीजिए वेक्टर जो है पी से क्यू की तरफ जा रहा था, ठीक है, ऐसे पी से क्यू की तरफ। तो आप इसकी कंपोनेंट फॉर्म कैसे निकालोगे, इस वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, इसके थ्रू आप कंपोनेंट फॉर्म कैसे निकालोगे। देखिए पी क्यू वेक्टर आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, सिर में से पूंछ को माइनस करोगे, यानी कि टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को आपको माइनस करना है। तो कैसे करोगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, फिर कंपोनेंट लगा दोगे आई कैप प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, फिर कंपोनेंट लगा दोगे जे कैप प्लस z2 माइनस z1, फिर कंपोनेंट लगा दोगे k कैप।
ठीक है स्टूडेंट। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना हो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं ना। तो स्केलर कंपोनेंट क्या है, ये और ये, यानी कि x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस z2 माइनस z1 इसका स्क्वायर कर दिया। अब स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, तो इसी फॉर्मूले को रट लेंगे भाई, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। स्टूडेंट आपको रटना नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को आपको माइनस करना है। क्यों, अब सपोज कीजिए ये तो p से क्यू की तरफ था, अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता, क्यू से p की तरफ अगर वेक्टर कर देते हैं आप, क्यू से p की तरफ, पहले था p से क्यू की तरफ, और पॉइंट वही रहेंगे x2 y2 z2, ठीक है, x2 y2 z2। इस केस में देखिए स्टूडेंट, इसके पॉइंट रहेंगे x1 y1 z1। इस केस में क्या होगा कि आप सिर में से पूंछ घटाएंगे, यानी टर्मिनल में से इनिशियल पॉइंट घटाएंगे। इस केस में आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, इस केस में बनेगा स्टूडेंट x1 माइनस x2 आई कैप, y1 माइनस y2 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 माइनस z2 के कैप। तो स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको समझना है कि भाई जो टर्मिनल पॉइंट है उसमें से इनिशियल पॉइंट माइनस करना है, और इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इसकी तरह ही निकालना है। स्केलर कंपोनेंट का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर उसका क्या कर देंगे, रूट। तो स्टूडेंट ये था हमारा वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था, ध्यान इतना ही रखना है, बस टर्मिनल में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करना है। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, अगला जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो लोकेशन फॉर्मूलाज। ज़्यादा डीप डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसमें जब इंटरनली डिवाइड करता था 10th क्लास में, तब हमारे पास फॉर्मूला होता था। देखिए जो एक पी क्यू पॉइंट था x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट थे, r पॉइंट इसे m रेशियो n में डिवाइड कर रहा था, तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला में होता था mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस 1। किसके, r पॉइंट के इससे क्या आ जाएंगे आपके पास, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। एक्सटर्नली डिवाइड करता था, सपोज कीजिए कोई पी क्यू पॉइंट था, इसको r जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था, यानी बाहर से डिवाइड कर रहा था m रेशियो n में। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m माइनस n। अब स्टूडेंट इसी पर बेस्ड जो है ये लोकेशन फॉर्मूला है, इसमें क्या होगा कि सपोज कीजिए ये कोई पी क्यू वेक्टर था, ये कोई पी क्यू वेक्टर था पूरा, देखिए ये पी से लेकर क्या तक कोई वेक्टर था, इसको जो आर पॉइंट है ये इसे n रेशियो m में डिवाइड करा था या फिर m रेशियो n में डिवाइड करा था। तो मुझे क्या करना है कि इस r का पोजिशनल वेक्टर यानी कि r वेक्टर की जो है वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पोजिशनल वेक्टर आपको पता होना चाहिए अब कि जब आप ओरिजिन से पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट में किसी भी कॉमन पॉइंट को मिला देते हो, मैंने यहाँ पर r को मिलाया, तो उसे आप क्या बोलते हैं, पोजिशनल वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही ये भी क्या है, ओ क्यू का पोजिशनल वेक्टर क्या है, b वेक्टर है, और ओ पी का पोजिशनल वेक्टर क्या है, a वेक्टर है। तो इस आर वेक्टर की आपके पास क्या फॉर्मूला होगा, इस आर वेक्टर का पोजिशनल वेक्टर निकालने के लिए होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाय एम प्लस एन। ये होगा स्टूडेंट इंटरनली के केस में। अब बात करते हैं एक्सटर्नली में क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जब लोकेशन फॉर्मूला के अंदर जब एक्सटर्नली अगर कोई डिवाइड कर रहा है पॉइंट किसी पी क्यू वेक्टर को, तो देखिए ये कोई पी क्यू वेक्टर था, इसको ये आर पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करा था, हमने इसको डॉटेड बनाया ऊपर। देखिए आर पॉइंट जो था इस पी क्यू वेक्टर को एक्सटर्नली यानी बाहर से डिवाइड करा था, किस रेशो में, एन रेशो एम में, ठीक है। तो हमने क्या किया, ओरिजिन, ये क्या जी, ओ पॉइंट जहाँ भी दिख जाए इसका मतलब समझ जाना ओरिजिन की बात कर रहा है। यहाँ पर ऑक्टेन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, हमने नहीं किया है, अदरवाइज आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, ये पिक्चर कुछ और ज़्यादा जो है भीड़ बढ़ा वाली बन जाएगी, इसलिए नहीं बनाया। तो देखिए ये ओरिजिन था, हमने क्या किया, यहाँ से इसका पोजिशनल वेक्टर निकाल लिया, फिर इसका पोजिशनल वेक्टर निकाल लिया बी वेक्टर, इसका पोजिशनल वेक्टर निकाला वो है आर वेक्टर, इसका निकाला उसे नाम दे दिया हमने ए वेक्टर। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए इससे आपके पास ये आर वेक्टर की वैल्यू आएगी, इस ये बात ध्यान रहे, आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम माइनस एन। तो जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो तो आपको ये ध्यान रखना कि आपको ऐसे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है हमने इस फिगर में आपको बता दिया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो अपना फॉर्मूला में पढ़ना है वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये अपन 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें भी। अपन पी क्यू पॉइंट थे, x1 y1 के कोऑर्डिनेट, x2 y2 कोऑर्डिनेट, जो r पॉइंट था वो इसे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, सपोज कीजिए 1:1 में डिवाइड कर रहा था। तो इस r पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने होते तो आप कैसे निकालते थे, x1
प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये चीज़ अपन 10th में पढ़ चुके हैं जी, मिड पॉइंट फॉर्मूला जिसे कहते हैं। अब ये अपने लोकेशन फॉर्मूला में कैसे आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये देखिए कि सपोज कीजिए ये कोई पी क्यू वेक्टर था, इसको ये आर पॉइंट, ये कोई पी क्यू वेक्टर था, इसको ये आर पॉइंट 1:1 में या फिर इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो अपने को इस आर वेक्टर की जो वैल्यू चाहिए जी, इस आर वेक्टर की, सपोज कीजिए इसका जो पोजिशनल वेक्टर निकाला वो आया जी ए वेक्टर या बी वेक्टर मान लीजिए, और इसका जो पोजिशनल वेक्टर निकाला हमने वो आया जी ए वेक्टर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है जी, ये बी वेक्टर स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है जी, इस आर वेक्टर की वैल्यू चाहिए, इसके पॉइंट चाहिए, तो क्या आएगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर खत्म होता है एक्सरसाइज का। इंट्रोडक्शन स्टूडेंट मेन है, अगर आप इसे समझ लेते हो तो ये 3D में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी, बहुत ज़्यादा आप सोच नहीं सकते कि जहाँ पर बच्चे 3D में फॉर्मूलाज रटते हैं, आप अगर ये आपका बेस सारा क्लियर है यहाँ पर वेक्टर का, तो वहाँ पर आप 3D आपके उंगलियों पर होगी बिल्कुल। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट इंट्रोडक्शन के बाद आप एक्सरसाइज पर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छे तरीके से कर लें, उसके नोट्स वगैरह जो आप बना रहे हैं उनमें उसे इंक्लूड कर लें। इंट्रोडक्शन जरूरी है स्टूडेंट इस चैप्टर का। तो देखिए एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला था इन्होंने, और ये ए वेक्टर गिवन था, बी वेक्टर गिवन था और सी वेक्टर ये गिवन था, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना था। अब आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो स्केलर कंपोनेंट आगे गिवन होते हैं उनका हमें स्क्वायर करके रूट करना होता है। तो इसके स्केलर कंपोनेंट आगे क्या गिवन है, इसके स्केलर कंपोनेंट गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर 1 लिख लूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका कुछ नहीं है तो मैं इसके आगे 1 लिख लूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख लूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जो स्केलर कंपोनेंट थे उनका जो स्क्वायर करना होता है, तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट, ये रहा, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये देखिए यहाँ पर है। तो ये होगा रूट ऑफ स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब इस बी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना था, तो देखिए ये यहाँ पर है, स्केलर कंपोनेंट का हमने स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर किया, फिर देखिए स्टूडेंट आपको साइन भी इंक्लूड करने हैं इसके अंदर, -7 का स्क्वायर किया, और फिर हमने क्या किया जी -3 का भी हमने यहाँ पर स्क्वायर किया जी, तो वो गया स्टूडेंट 9, ठीक है। अब जब हमने इसे सोल्व किया थोड़ा आगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, अब इसे सोल्व करोगे ये आएगा 62। अब स्टूडेंट जो सी क्वेश्चन इन्होंने दिया, सी पार्ट जो सी वेक्टर था इसका, इसमें ये इन्होंने गिवन था, इसके हमने इसका क्या करना था, मॉडुलस यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना था। तो हमने वही किया, स्केलर कंपोनेंट यानी कि ये स्केलर कंपोनेंट, ये स्केलर कंपोनेंट, ये स्केलर कंपोनेंट, जिन्हें अपन डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हैं, उनका हमने क्या किया, स्क्वायर किया और उनका रूट कर दिया और इसे सोल्व किया। तो एलसीएम लिया तो 3 आया स्टूडेंट, और ऊपर वालों को ऐड किया तो 3, और यहाँ से ये कट के आ गया स्टूडेंट 1, यानी मैग्नीट्यूड आ गया स्टूडेंट 1, यानी कि सी वेक्टर जो था उसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। इस बात का मतलब समझ रहे हैं, इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इस बात का मतलब है कि सी वेक्टर पक्का यूनिट वेक्टर रहा होगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और अब आपके लिए क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए ये कोई यूनिट वेक्टर था, ए वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर था, देखिए इसके ऊपर हमने ये कैप भी लगाई है, यानी यूनिट वेक्टर था, और ये कुछ इस टाइप से था 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, -1/√3 के कैप। तो आपको बताना है कि 1/√3 और यहाँ पर ये -1/√3 क्या है। ऑप्शन है जी कोऑर्डिनेट है, ऑप्शन बी है स्टूडेंट कंपोनेंट है, ऑप्शन सी है डायरेक्शन कोसाइन है, ऑप्शन डी ऑल है। एक बार दोबारा सुने, क्वेश्चन क्या था कि हमने आपको ये यूनिट वेक्टर दिया है, ये ए कोई यूनिट वेक्टर था जो कुछ इस टाइप से था, आपको बताना कि 1/√3 क्या है, यहाँ पर ये 1/√3 क्या है, यहाँ पर -1/√3 क्या है। ऑप्शन ए है कोऑर्डिनेट्स है, ऑप्शन बी है कंपोनेंट्स है, ऑप्शन डी है स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइन है, और ऑप्शन डी है ऑल है। तो गाइज इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग सपोर्ट।